हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो 11th ग्रेड में तो आप आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहोगे कि सर ये तो हम लोगों ने 10th ग्रेड में पढ़ा ही है, हमें पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हम एंड रिजल्ट के फॉर्म में देखते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसको सही मायने में फिजिक्स की दुनिया में इसको यूज कर सके और अपनी फिजिक्स की जर्नी या साइंस की जर्नी को हम बहुत ही ज्यादा आसान बना सके। तो यहां पर हम इस चीज के ओरिजिन को समझेंगे और ये एक छोटा सा लेक्चर है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस चीज को देखना जरूर और इससे अपनी राह में राइट एजुकेशन के रास्तों के लिए जो दरवाजे हैं उनको ओपन करना। और 11th की ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसका गहरा कनेक्शन है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये वीडियो लेक्चर जरूर देखना चाहिए। क्यों है कनेक्शन? क्योंकि देखो 11th में मोस्टली हम लोग ये गलती करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री आते हैं उसको हम कहते हैं कि ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत हार्ड है, इसमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज आ गए, और बड़े बड़े तो आए ही आए, साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्मूलाज आ गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके बारे में हमने सब इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स की जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें आपने देखा होगा हमने मल्टीपल चीजें जैसे पाइथागोरस थ्योरम, लॉगरिदम, ई के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ग्राफ के बारे में, इन चीजों के बारे में जाना है। सेम उसी सीरीज का ये पार्ट है, उसमें आपको ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता चलेगा और इसका कनेक्शन 11th ग्रेड की ट्रिग्नोमेट्री एंड फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो हमें इस चीज को समझना है और पर्पसफुली समझना है, इसलिए नहीं कि बस हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो पर्पस हमारा डिफरेंट है। हमें अपनी एजुकेशन को इजी बनाना है और इंजॉयबल बनाना है और राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है। ये इस चीज का यहां पर पर्पस रहने वाला है। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओरिजिन बेसिकली इसका कुछ ऐसे हुआ था कि हम लोग ह्यूमंस पुराने टाइम पे, ठीक है, ट्राइंगल्स को स्टडी कर रहे थे, बेसिकली ज्योमेट्रिक फिगर्स को स्टडी कर रहे थे, और उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल भी एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक फिगर आता है। और उससे पहले वो ट्राइंगल्स को जब स्टडी कर चुके थे तो उन्होंने इस चीज की फाइंडिंग्स ऑलरेडी ले चुके हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स को वो स्टडी कर चुके हैं। और अभी तक अगर आप मेरी वीडियोस के थ्रू जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा कि राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या है। ऑब्जर्व करना चीजों से और नेचर से, राइट क्वेश्चन पूछना, और बात करने की जो हमारी भाषा है वो मैथमेटिक्स है। जितनी मैथ्स हमें आती है उतनी मैथ्स के जरिए हम इससे बात करेंगे और ये और ज्यादा मैथमेटिक्स की डिस्कवरी हमको लाकर देगा। नेचर खुद जवाब देना चाहता है, बस हमको उसको सही वे में उससे बात करनी है। तो यहां पर हम बात करेंगे शुरुआत में सिमिलर ट्राइंगल से, और सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए इस चीज के लिए। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि क्योंकि वो 9th और 10th ग्रेड में आपको पढ़ाया जाता है तो आप उसके कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हो। तो अब हम यहां पर सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल से बात करेंगे। ठीक है, और वो चीज क्या है कि हम लोगों ने यहां पर नोट किया कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल हमारे माइंड में है, ठीक है, और हमने फिर इसी के का एक और सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट किया, ठीक है, और फिर एक और सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्रिएट कर लिया। अब यहां पर अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल मेरे पास फाई ले लो, ये एंगल भी फाई हो जाएगा, ये एंगल भी फाई हो जाएगा, और ये एंगल तो हमारे 90 डिग्री रहेंगे ही। और क्लियरली इस इमेज को देखकर आप समझ ही सकते हो कि ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर बारी आती है कि हमने इन ट्राइंगल्स को देखा तो इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर टर्म्स आते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो बेसिकली वो होते क्या हैं, क्योंकि हम एंगल्स के अकॉर्डिंगली अपना परपेंडिकुलर तय करते हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंगली अपना बेस तय करते हैं। हाइपोटेन्यूज तो अपना एकदम यूनिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है तो उसका उल्टा इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये लाइन भी है। तो आप कैसे तय करोगे कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है और कौन सी लाइन बेस है? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, और वो ये है कि आपने जो एंगल कंसीडर किया है राइट नाउ, ठीक है, उस एंगल के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि इस वक्त परपेंडिकुलर कौन है और इस वक्त बेस कौन है। ठीक है, तो एंगल जो है, ठीक है, अब आपको ना इसको रियलिटी से जोड़ना होगा, इस चीज से नहीं कि मैं यहां पर कोई आपको रूल्स बता रहा हूं आपको ये फॉलो करना है। रियलिटी से जोड़ो। देखो नंबर लाइन जब बनी थी, ठीक है, जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप कर लिया था कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जहां हम देखते हैं वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होती थी, ठीक है, और जहां आपका लेफ्ट साइड था वो डायरेक्शन आपने वाई में पॉजिटिव ली थी, पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव लिया था आपने। ठीक है, तो अब नोट करो इस बात को, जहां आप देख रहे हो और अगर किसी पर्सन का पोजीशन यहां पर है, ठीक है, तो आप इससे एंगल मेजर करोगे और इस पॉइंट पर पहुंचोगे। यस और नो? आपको पहले उतना रोटेट करना होगा और फिर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ पे, क्योंकि यहां अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इट मींस आप जिस लाइन के साथ, सबसे लंबी लाइन के साथ आपका एंगल एसोसिएटेड है, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे बड़ी लाइन के साथ राइट एंगल ट्राइंगल के आपका लाइन एसोसिएटेड है, उस लाइन को तो आपने हाइपोटेन्यूज बोल दिया।
ठीक है, लेकिन जहां आप खड़े हो, जिस दिशा में आप देख रहे हो, वही आपका बेस बनता है स्टार्ट करने का आपकी मेजरमेंट के लिए। तो ये लाइन है आपकी बेस लाइन, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है आपका वाई एक्सिस। क्यों है? ठीक है, अब परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो बेस है, तो इसको बेस क्यों नहीं लिया गया? जिधर आप देख रहे हो उसको आपने बेस माना है, क्योंकि शुरुआत आप वहां से करोगे। आपने स्टैंडर्ड बनाया है कि शुरुआत में आप एक्स को पहले लोगे, वाई को बाद में लोगे, तो शुरुआत आप अपने बेस से करोगे उस एक्सिस पर चलने की। पहले आप या तो आप हाइपोटेन्यूज के रास्ते जाओगे या फिर आप बेस के रास्ते जाओगे, फिर 90 डिग्री टर्न लोगे और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस पर मूव करोगे। ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फंडा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर्सन टू पर्सन होता है, यानी कि हर पर्सन के लिए अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो ये है मेरी बेस लाइन, ये है मेरी परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये है मेरी बेस लाइन और ये है मेरी परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये है मेरी बेस लाइन, ये है मेरा परपेंडिकुलर लाइन। एज सिंपल एज दैट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एसोसिएट करके हम यहां पर इस चीज को डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि इन दी एंड देखो भाई, ट्रायंगल्स को स्टडी करके हमको क्या मिलने वाला है, लेकिन मोशन को तो हम स्टडी करके बहुत कुछ हासिल करेंगे। स्पीड को हासिल करके, डिस्टेंस को जानने से, स्पीड को जानने से, एक्सिलरेशन को जानने से। भाई ये दुनिया ऑटोमोबाइल से चलती है, रॉकेट से चलती है, प्लेन से चलती है। अगर आपके गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो दुनिया ठप हो जाएगी, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। जीपीएस नेविगेशन कैसे कर पाओगे, क्योंकि सैटेलाइट के मोशन को आपको ट्रैक करना होता है। आप यहां पर किसी की प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता पाओगे। उन चीजों के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हर वक्त आपको किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसीलिए जिस एंगल को, अभी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ गए कि भाई एक्स एक्सिस हमारी बेस लाइन है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर सिर्फ ट्रायंगल नजर आए तो हम यहां पर ये कहेंगे कि भाई अगर जो एंगल आपके साथ एसोसिएटेड है, एंगल के साथ सबसे बड़ी लाइन जो है दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज, और एंगल के साथ जो दूसरी लाइन एसोसिएटेड है, ठीक है, जो एंगल, दो लाइंस मिलकर एंगल बनाएंगे, तो बड़ी वाली लाइन तो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो दूसरी लाइन जो एंगल के साथ एसोसिएटेड है दैट इज योर बेस लाइन, ठीक है, और उसके सामने वाली जो लाइन हो गई दैट बिकम्स योर परपेंडिकुलर। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं ये फाई एंगल लेता, ठीक है, तो क्योंकि मैं इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को इस पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई आप यहां खड़े हो, आपकी बेस लाइन ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। अगर आप ये एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो इस एंगल के लिए ये लाइन बनेगी बेस लाइन, और उसके सामने वाली लाइन बनेगी परपेंडिकुलर लाइन। रियलिटी से जोड़कर देखना है हमें, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगल्स को पढ़ के हमें क्या मिलेगा, उसको पढ़ने के पीछे एक रीजन है, वो रीजन हमारे पास ये रहा। दिस इज द रियलिटी जिसके लिए हमको ये सीखना है, ताकि आगे चल के हम उसके साथ कनेक्शन बना सकें और अपनी जर्नी को आसान करें, ठीक है। सो यहां पर हम बेस और परपेंडिकुलर किसको कैसे लिखेंगे, ये बात तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। सो यहां पर मैं अभी यहां पर थीटा एंगल के साथ आपको जो आगे का ट्रिग्नोमेट्री के लिए या जो कुछ भी मैं करने वाला हूं उसके लिए मैं थीटा एंगल को कंसीडर करके अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मेरे लिए ये बन गई बेस लाइन, ये बन गई परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। बेस लाइन का एक और नाम होता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए लिख रहा हूं एडजेसेंट लाइन, ठीक है, एडजेसेंट लाइन टू एंगल, ठीक है, जो भी आपने एंगल लिया है वो वाला। अगर थीटा लिया है तो बेस होता है एडजेसेंट लाइन टू द एंगल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट लाइन एसोसिएटेड विद द एंगल, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर यहां लिख देता हूं, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट लाइन टू द एंगल, ऑपोजिट लाइन टू द एंगल, ठीक है। बस लिखने के लिए जो हमने बात करी वही चीज हमने लिख दी, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे यार बातों को इतना लंबा चौड़ा क्यों खींच रहे हो, ठीक है, बात खींचने की नहीं है, बात है यहां पर आपको रियलिटी के साथ एसोसिएट करने की। क्योंकि देखो, मुझे सबसे ज्यादा बुरा पता है तब लगता है जब बच्चा 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद में ये बोलता है यार ये जो मैंने मैथ फिजिक्स पढ़ी है इसका रियल दुनिया में क्या यूज है, ये कैलकुलस किस काम आएगी, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का क्या रोल है। रियलिटी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज ऐसी आज तक नहीं खोजी गई है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, बिकॉज दिस होल रियलिटी इज साइंस। तो इसका रियलिटी में रोल है, यूज है, तभी इसको खोजा जा रहा है। मुझे बैठे बैठे अगर मान लो मैं खुद ही एक अपनी एक कहानी बनाता हूं, एक थ्योरी बना देता हूं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या कोई उस थ्योरी को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो अगर ये आपको पढ़ाया जा रहा है इट मीन एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं और ये रियलिटी में वर्क करती हैं, रियलिटी से ही इनको खोजा गया है, नेचर से ही इनको ढूंढा गया है। तो नेचर के साथ अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। दैट इज वाई हमको इसको रियलिटी से जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए मैं चीजों को आपको थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करके बता रहा हूं। और वैसे भी ये लेक्चर सीरीज मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूं कि बस आपको कोई सिलेबस कंप्लीट कराना है, मैं आपको राइट वे ऑफ एजुकेशन का रास्ता दिखाना चाहता हूं। आपको मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं आपको सेल्फ लर्नर बनाऊं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर बस इंस्टीट्यूशंस के भरोसे आगे बढ़ो, या बस पढ़ना है तो क्या कहते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल खोलें या किसी चीज को एज अ रेफरेंस लें, चैट जीपीटी का यूज कर लें अपने रिजल्ट्स को पैदा करने के लिए। अब तो वही चल रहा है, ठीक है, गूगल तो पुराना हो गया है।
मैं ये चाहता हूं कि आप एक खोजकर्ता बनो, आप विज्ञान की दुनिया में एडवेंचर के साथ आगे बढ़ो, एड्रेनलिन रश आपके अंदर हमेशा होना चाहिए और नई खोज करने की जो अपार खुशी है वो खुशी आप प्राप्त करो, क्योंकि जब वो मिलती है ना, उस चीज की उस खुशी को आप किसी पार्टी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक हैप्पी बर्थडे मना लिया या कोई डिग्री मिल गई, उस खुशी के आगे खोज करने की जो खुशी होगी ना, कुछ नया इन्वेंट करने की जो खुशी होगी ना, ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करने की जो खुशी होगी ना, वो इन सब से लाख भी छोटा वर्ड है, इनफाइनाइट टाइम्स बड़ी है। यकीन मानो, अब मैं यकीन आपको कैसे दिलाऊं, ये जब आप हासिल करोगे ना, तब आप खुद वापस से एक बार इस चैनल पे आके कमेंट कर देना कि हाँ, इस खुशी का कोई कोई कंपैरिजन नहीं है बाकी सामूहिक मोह माया की खुशी से, और ये सच है, यकीन मानो। ठीक है, एक दिन जरूर आपको यकीन होगा, बस राइट वे पे आगे बढ़ जाओ, यकीन मानो आप वो खुशी जरूर हासिल करोगे। ठीक है, चलो तो देखो, ये हो गई, अभी थीटा मैंने एंगल लिया है तो ये हो गई मेरी बेस लाइन, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। अब यहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स को जब लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल को स्टडी कर रहे थे, तो वो ये जानते हैं कि भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो भी आपके सेम होते हैं। ठीक है, साइड्स के रेशियो भी आपके सेम होते हैं। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, पॉइंट टू बी नोटेड, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब हो गया कि अगर ये ए बी और सी है, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से एक सिमिलर ट्रायंगल बनाता हूं डी ई और एफ, ठीक है, तो डी ई मान लो ये एंगल 45 डिग्री है, तो और ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा हो गया, 40 60 ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, वही थीटा है। ठीक है, तो भाई 45 और 60 किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि डी ई और ए बी आपके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन में डी ई का जो रेशियो होगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, विद कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स डीएफ अपॉन में एसी। डीएफ देखो 45 और थीटा, 45 और थीटा, तो पहले मैंने ए बी वाला लिखा है तो ए बी वाला लिखूंगा, तो यहां पे पहले एसी आएगा, एसी अपॉन में डीएफ। यही अपना सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी साइड्स इंपॉर्टेंट है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और यहां तो मैंने एकदम साथ में जोड़ के बनाया है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की झंझट ही नहीं, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तीनों हाइपोटेन्यूज आपके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो भाई पहले वाले ट्रायंगल का बेस मैंने लिख लिया बेस 1, दूसरे वाले ट्रायंगल की बेस की लेंथ को मैंने बेस 2 लिख लिया B2, तीसरे वाले के लिए मैंने लिख लिया B3। ठीक है, P1 P2 P3, सिमिलरली ये हो गया H1। ठीक है, ये हो गया आपके पास H2 और ये हो गया आपके पास H3। ठीक है, खत्म, ये मैंने कर लिया, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देख के ही पता चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस लाइन की परपेंडिकुलर वाली लाइन P1 का H1 से डिवीजन करूं और उसी के कोरेस्पॉन्डिंग अगर मैं दूसरी साइड लूं P2 अपॉन में H2 लूं, अगर मैं, ठीक है, P2 अपॉन में H2 लूं, P2 अपॉन में H2 लूं, और तीसरा ट्रायंगल लूं मैं P3 अपॉन में H3, ये रेशियोज क्या आएंगे आपके, खुद ही दिमाग लगा लो। ठीक है, आंसर क्या है, इक्वल आएंगे। ठीक है, आंसर क्या है, इक्वल आएंगे। मान लेते हैं इसका आंसर जो आया वो आपने ऐसे लिख दिया, वो आंसर है आपका ए। ठीक है, चलो डन, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमें पता ही है। B1 अपॉन में H1 किया, B2 अपॉन में H2 किया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिया मैंने, B3 अपॉन में H3 किया। ठीक है, ये रेशियोज भी सेम आए और इसकी वैल्यू आ गई B। ठीक है, ये रेशियोज भी सेम है। ठीक है, फिर हमने तीसरा किया, चलो एक काम करते हैं, P1 अपॉन में B1, P2 अपॉन में B2, P3 अपॉन में B3, इनके रेशियोज निकाले, ये भी सेम आएंगे क्योंकि भाई कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं। ठीक है, और ये हमने कहां से खोजा, सिमिलर ट्रायंगल से खोजा। लेकिन अब इसी खोज के साथ एक बड़ी सोच जुड़ी हुई है और उस सोच के अंदर ही एक और खोज जुड़ी हुई है, और वो क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल नो मैटर कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, ठीक है, पीएच का रेशियो सेम आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक ऑब्जर्वेशन जुड़ी हुई है, क्या इन सबके परपेंडिकुलर लेंथ सेम है, क्या तीनों के हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम है? जवाब है नहीं। ये जवाब क्या आ रहा है, दिख रहा है हमें सामने, हमें सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है और उससे बात करनी है। क्या भाई आपकी लेंथ सेम है? देखो नेचर ने बोला नहीं, वैल्यू से ही पता चल रहा है सेम नहीं है, और यहां तो देख भी सकते हो आप। तो इसका मतलब नेचर ने हमको एक और चीज शो किया, तो हमने नेचर से पूछा तो भाई सेम क्या है आपके अंदर, तो नेचर ने कहा कि भाई ये एंगल देखो ना, ये तीनों ट्रायंगल में सेम है, ये एंगल देखो तुम, ये तीनों ट्रायंगल में सेम है। इसका मतलब ये रेशियोज जो हैं इनकी वैल्यूज एंगल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। क्या है? एंगल्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब एंगल से कुछ मल्टीप्लाई करके ये नहीं निकला है, लेकिन एंगल्स के साथ एसोसिएटेड है। कैसे? अगर ये एंगल छोटा होगा, मान लो ये मैं कुछ इस तरह बनाता, छोटे एंगल के लिए बनाता, ठीक है, 3 ट्रायंगल बना दिए मैंने, ठीक है। अब मैं एक बड़ा एंगल लेता हूं, ठीक है, उसके लिए मैंने बना दिए। तो आप छोटे वाले एंगल का ट्रायंगल देखो, बड़े वाले एंगल का ट्रायंगल देखो, ऑब्वियसली रेशियोज आपके डिफरेंट आएंगे। यानी कि हर एंगल पर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, फील करना,
हर एंगल पर रेशियो अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर यह रेशियो हमेशा सेम रहेगा। और हमारे पास कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गई एक डाटाबेस बनाने की, कि हर एंगल पर नो मैटर, एक पर्टिकुलर एंगल पर नो मैटर ट्रायंगल कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, लेकिन उस पर्टिकुलर एंगल पर ये रेशियोज हमेशा सेम रहने वाले हैं। तो एक डाटाबेस बनाया जा सकता है जो हर एंगल के लिए अपने खुद से छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना लो, ठीक है, हर एंगल के लिए ट्रायंगल बना लो, और हर एंगल के लिए जब आपने ट्रायंगल बना लिया उनके रेशियोज का एक डाटाबेस रेडी कर लो, ताकि कभी आपको बहुत बड़ा ट्रायंगल मिले तो भाई एक लाइन को नापो, दूसरे लाइनों की बाकी दोनों साइड्स की लेंथ इस डेटाबेस के रेशियो की मदद से निकाल लो। एग्जांपल बड़े फटाफट दे देता हूं। मैंने ये छोटा सा एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, ठीक है, बहुत सिंपल, स्केल उठाया, एक की लेंथ मेजर करी, लेंथ मेजर करी, लेंथ मेजर करी, डेटा निकाल के रख लिया, ठीक है। मान लो यहां पर ये लेंथ है आपकी, मान लो ये लेंथ है आपकी 1, ये लेंथ है आपकी, ये ले लेता हूं मैं 2, ठीक है। तो एक काम करता हूं 3 4 5 लेता हूं, सबसे बेस्ट, ठीक है। ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 3, तो ये लेंथ आ जाएगी आपके पाइथागोरस से 5, ठीक है। तो मैंने ये एंगल पकड़ा, ठीक है, ये एंगल निकल कर, ये एंगल है मेरे पास 37 डिग्री, ठीक है। तो मैंने 37 डिग्री के लिए ये मैंने काम कर लिया। अब मेरे पास रेशियो क्या आ रहा है, P अपॉन एच का रेशियो क्या आ रहा है, 3/5, P अपॉन एच का रेशियो, B अपॉन एच का रेशियो क्या आ रहा है, 4/5, P अपॉन B का रेशियो आ रहा है, ठीक है, P अपॉन B का रेशियो आ रहा है 3/4। अब मेरे पास आया एक बहुत ही बड़ा सा पोल आया, ठीक है, इसको बहुत बड़ा डिस्टेंस मानो, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा सा लेंथ है, लेकिन एंगल जो है, ठीक है, वो आपका 37 डिग्री ही आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन से मैं ये बता पा रहा हूं कि यार 37 डिग्री पर ट्राइंगल चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, ये रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है। तो मुझे पता चला कि भाई इसकी लेंथ है 100 किलोमीटर की, ये लेंथ मैंने मेजर कर ली, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई इस चीज की लेंथ कितनी है, इस चीज की लेंथ कितनी है। तो मैंने कहा भाई ये एंगल जो है ये तो 37 डिग्री है, इसके साथ ये 100 किलोमीटर का, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो कितना है, 3/4। तो यहां परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, बेस आपका 100 है, जो कि आपका 3/4 के बराबर होगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई 300/4। इससे इसको कट करो, 6 4 24, 7 चौके आपका हो जाता है 28, ठीक है, 7205, 75 किलोमीटर लंबा आपका पोल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये देखो पोल की लेंथ निकल गई। तो ओरिजिन समझ आया, एप्लीकेशन समझ आया, इसी के ऊपर तो 10th में आपका चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसीलिए तो बना है। अब यहां पर कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं हम, जो हमने फाइंडिंग करी उस फाइंडिंग को अब कंक्लूड करने का टाइम आ रहा है। और वो कंक्लूजन क्या है कि ट्राइंगल कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, उनके रेशियो, साइड के रेशियोज की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। P अपॉन एच का रेशियो की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पर, इस पर्टिकुलर एंगल पर, और हर एंगल पर ये वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमने कहा कि आज से इसको नाम देते हैं हम लोग, भाई थीटा के साथ तीनों को एसोसिएट करना है, यानी एंगल के साथ एसोसिएट करना है, बट ये तीनों वैल्यू सेम तो है नहीं। तो हम यहां पर बोलेंगे, एक नामकरण कर दिया कि भाई आज से P अपॉन एच के रेशियो को हम लोगों ने नाम दिया साइन, B अपॉन एच के रेशियो को नाम दिया कॉस, P अपॉन बी के रेशियो को नाम दिया tan। और अब कहानी को जरा कंक्लूजन के फॉर्म में देखो। मैं हूं साइन थीटा, मेरा मतलब है कि मैं परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो हूं एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। मैं हूं साइन थीटा, मेरा मतलब है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। यानी कि अगर मैं हूं साइन 30, मेरी वैल्यू आप जानते हो 1/2, यानी कि मैं हूं परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है 1/2, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है 1/2, ठीक है। और ये इंसानों ने मुझे नहीं दिया है, इंसानों ने ये चीज मेजर किया है, याद रखना, इंसानों ने मुझे ये वैल्यू नहीं दी है, बल्कि इंसानों ने 30 डिग्री के एंगल पर ट्राइंगल्स बनाए थे, राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाए थे, और परपेंडिकुलर की लेंथ नापी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ नापी, तो उससे हमें वैल्यू मिला 1/2 यानी कि 0.5। तो मैं कौन हूं, मैं हूं साइन थीटा, यानी कि मैं हूं साइन, मेरा मतलब है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट दिस एंगल। मैं हूं कॉस, मेरा मतलब है बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट दिस एंगल। मैं हूं tan, मेरा मतलब है परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो एट दिस एंगल, ठीक है। तो भाई साइन कॉस tan से बात करते वक्त, ठीक है, हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो इनके रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट होंगे। तो मैं हूं कोसेक थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मैं हूं हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर का रेशियो, मैं हूं सेक थीटा, मैं हूं हाइपोटेन्यूज टू बेस का रेशियो एट दिस पर्टिकुलर एंगल, मैं हूं कॉट थीटा, यानी कि मैं हूं बेस टू परपेंडिकुलर का रेशियो एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। ये देखो ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ आई, और ये पर्पसफुली करा गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई सिलेबस बनाना था, मैथ में चैप्टर्स बनाने थे कि आप आओ और एग्जाम दो, बोर्ड के या जेई के एग्जाम दो, 11th के एग्जाम दो, ठीक है। एग्जाम के आपको घिसने के लिए इन चीजों को नहीं बनाया गया है, रियलिटी के साथ इनका गहरा कनेक्शन है। क्योंकि हम इंसान पढ़ते क्यों हैं, इस बात के महत्व को समझो। हम लोग सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं,
प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकालो। हम लोग ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इंसानियत को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, अपनी कंट्री को बाकी कंट्री से आगे ले जा सके, अपने आप को उन्नत बना सके, अपने आप को इवॉल्व कर सके, दूसरों से आगे बढ़ सके। दूसरे मतलब दूसरी कंट्री, ठीक है, बाकी अपने लोगों से नहीं, अपने नेशन को हमें आगे रखना है। हमको इन्वेंशंस करनी है ताकि उनको बेच के हमारी कंट्री की इकोनॉमी आगे जाए। इस रियलिटी के साथ जुड़ के अगर हम पढ़ेंगे ना तो हम एमफुल पर्सन है। हमें बड़े बड़े सपने देखने हैं भाई। अगर मैं स्पेसशिप बनाना चाहता था चौथी क्लास में, तो बड़ा होके ये क्यों सोचने लग जाता हूं कि ईएमआई पर गाड़ी ही लूंगा बस। क्यों मेरा स्पेसशिप जैसा ड्रीम आज बस ईएमआई की गाड़ी पे अटक गया है। बड़ा करो, वापस अपने स्पेसशिप के ड्रीम को वापस लेकर आओ। चांद सितारों पे घूमने के सपने देखा करते थे ना जब छोटे थे। आपने साइंस लिया तो मतलब तभी लियोगी जब आपका माइंडसेट साइंटिफिक रहा होगा, और माइंडसेट साइंटिफिक है तो इस रेस में, इस स्ट्रेस में अपनी जर्नी को भूल मत जाना, ठीक है। क्योंकि ये जो 11th-12th ग्रेड है ना, इसको इतना रॉन्ग स्ट्रक्चर किया गया है कि एक्चुअली में हम जर्नी भूल जाते हैं। अभी अगर मैं नॉर्मल 11th-12th के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलूं तो अब तक तो मुझे आपके कौन से चैप्टर पे होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था आपके सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर पे। बट ये बेसिक्स क्यों कर रहे हैं हम, मैथ्स के साथ वो बॉन्डिंग क्यों बना रहे हैं, ताकि वहां पर हमारी रफ्तार ऐसी होगी जो कनेक्टेड होगी। एक तो हमारी रफ्तार होगी, हम राइट ट्रैक पर होंगे, ठीक है। जब हम रॉन्ग ट्रैक पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हम रफ्तार वैसे भी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हम कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। बातें लंबी हो जा रही हैं लेकिन क्या करें, ये सच्चाई बतानी भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये चीज हो रही है इस दुनिया में, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूं। 99% बच्चे साइंस की दुनिया में अपने पैशन को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, और 99 भी ज्यादा कम ही बोल रहा हूं मैं, इट्स 99.95% बच्चे साइंस की दुनिया में अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज के टाइम पे साइंटिस्ट बनना एक जॉब बन गया है कि भाई किसी इसरो में जॉब लग जाए। वट अबाउट मेकिंग अ रॉकेट विच इज फार 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 बेटर देन अदर कंट्रीज रॉकेट। हम मिसाइल्स बनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते रह गए कि इस कंट्री को फिफ्थ नेशन सिंड्रोम से बाहर निकलना है। फिफ्थ नेशन सिंड्रोम क्या है, ये एक बीमारी बताई उन्होंने नेशनल लेवल पर। वो क्या है, हम पांचवें नंबर पर, पांचवें या छठे नंबर पर चीजों को बनाते हैं, यानी कि हमसे पहले 5-6 नेशन ऑलरेडी बना चुके होते हैं। हम इस रेस में पीछे क्यों हैं, पता है क्यों है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग सही पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। क्यूरियोसिटी पे हमारा ध्यान नहीं है, साइंस के एक्चुअल मतलब पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान चल रहा है पता है किस चीज पर, हमारा ध्यान चल रहा है इन चीजों पर, बस एडमिशन लेना है, ठीक है। इतने एग्जाम्स है ना हमारी कंट्री के अंदर कि भाई बच्चा अपने सपने भूल जाता है। एग्जाम 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 एग्जाम। भाई एग्जाम में आपके नंबर कभी कम नहीं आएंगे अगर आपके पास ज्ञान होगा तो। आइंस्टाइन को अगर आप बोलोगे कि आप आईआईटी जेईई का पेपर दो, तो आपको लगता है कि वो फेल होंगे? नहीं होंगे। ऑल ही नीड कि भाई लास्ट के 10 दिन पे वो लिखने की प्रैक्टिस कर ले कि हाँ भाई 3 घंटे में आपने 50-60 क्वेश्चन वो लिख सके। स्पीड बढ़ानी है बस उन्हें, उनके पास तो नॉलेज है, उनका कुछ भी दोगे वो फटाक से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ही वॉज अ थिंकर। वो थिंकर हैं, आपको भी थिंकर बनना है। परिस्थितियां ही तो होती हैं क्वेश्चंस मात्र। साइंस के साथ जुड़ो, एंटायर सराउंडिंग में आपके साइंस है, उस साइंस के साथ कनेक्ट करो। क्वेश्चंस मात्र इस सराउंडिंग में होने वाली चीजों की एक परिस्थिति उठा के आपको दे दिया गया है, बस। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये सोचते हैं यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसीलिए तो वो टफ हो रहा है। जब आप राइट डायरेक्शन में पढ़ोगे ही नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा ही ना। अगर भाई मेरे को साइकिल चलानी आती ही नहीं है तो साइकिल चलाना मेरे लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन साइकिल चलानी आ गई, मैं उसके साथ कनेक्ट कर गया, तो साइकिल चलाते वक्त मैं सोचूंगा भी नहीं कि मैं साइकिल चला रहा हूं, बस ऑन द फ्लो चला जाऊंगा। और जिसको नहीं चलानी आती है उससे लाख गुना बेटर ही चलाऊंगा। पढ़ाई के अंदर हम लोग बिना साइकिल चलाना सीखे ही साइकिल चला रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं, नॉलेज के पीछे नहीं जा रहे हैं। नॉलेज इज प्रायोरिटी, नॉलेज इज प्रायोरिटी। स्टार्टिंग डेज में आपके नंबर कम आ जाए, परेशान मत हो। अगर आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड रिजल्ट में आप ही चमकोगे, ठीक है। आपको ये रेस दौड़ने की जरूरत नहीं है, नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन एक चीज और बता देता हूं। विनर्स डोंट हैव कंपटीशन, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स ओनली, ठीक है। ये बात को अपने दिमाग में डालो। ये किताब में मैंने पढ़ा था, एक शिव खेरा सर की एक बहुत अच्छी किताब है, यू कैन विन, ठीक है। उस किताब में मैंने पढ़ा था विनर्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन लूजर्स के लिए होता है। ये तो सारी दुनिया जानती है, जहां ज्यादा आबादी होगी कंपटीशन भी वहीं होगा। और विनर्स की तादाद कितनी है, गिनती में है। लूजर्स की तादाद कितनी है, जितनी धरती पे पॉपुलेशन है उनमें से वो गिनती के विनर्स हटा दो, बाकी सारे लूजर्स हैं। वी आर कंपीटिंग, वी आर इन द कंपटीशन। अगर हम कंपटीशन में हैं तो हम लूजर्स हैं, और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ठीक है। इस कंपटीशन के परे निकलो, ज्ञान की दुनिया में अपने आप को एंटर कराओ। यकीन मानो आप विनर हो, ठीक है, आप विनर हो। पढ़ पढ़ के उन लोगों के सपने हम पूरे कर रहे हैं जो विनर्स हैं। ये कोई गलत मतलब, इसको इसको डिप्लोमेटिकली बोल सकता हूं मैं। देखो वो विनर्स हैं इसलिए दुनिया से अपने सपने पूरे करवा रहे हैं, हम लूजर्स हैं इसलिए उनके सपने पूरे कर रहे हैं। जॉब करनी है, जॉब करनी है, क्रिएशन की तरफ ध्यान ही नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब है क्रिएट करना, लेकिन इंजीनियरिंग करके हमको जॉब चाहिए, ठीक है। इस दुनिया से बाहर निकलो भाई, क्यों चाहिए जॉब, यू आर इंजीनियर। कुछ बनाओ इस दुनिया के लिए जिससे दुनिया में बेच के आप करोड़पति खुद बन सकते हो।
सत्य के साथ जुड़ो, सत्य के साथ। अगर आप जॉब मांग रहे हो ना, ठीक है, तो आपने गलत डिग्री करी है, इंजीनियरिंग करके आपने फालतू टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। छोटे से टॉपिक में ये फालतू का भाषण लंबा हो गया, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात कभी ना कभी तो बोलनी ही थी, तो सोचा इजी टॉपिक में आपको बता देता हूं। ठीक है, सो अब हमें ये पता चल गया कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जब 10th में आते हो और बड़ी मैथमेटिक्स आ गई, नहीं, आई एम जस्ट द साइन थीटा बोल रहा है, आई एम जस्ट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एट दिस पर्टिकुलर एंगल। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल्स को जब आपने स्टडी किया था तो नेचर ने आपको बताया था नो मैटर ट्राइंगल छोटा हो या लाख गुना बड़ा हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंगल पर रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो उसी डिस्कवरी का मैं फल हूं और कुछ नहीं हूं। तो साइन थीटा इज पी अपॉन एच का रेशियो, ठीक है, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच का रेशियो, टैन थीटा इज पी अपॉन बी का रेशियो एट दिस पर्टिकुलर एंगल। किस एंगल पर? एट दिस पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, अब देखो, अब भाई ये पता चल गया। चलो अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक और चीज हम जानते ही हैं, ठीक है, और कुछ, ये तो हो गई ओरिजिन। अब चलते हैं भाई, जब ओरिजिन कर लिया तो थोड़ी और रिसर्च करी जाए उसके ऊपर। ठीक है, तो पी बी एच के बीच में हम एक और रिलेशन जानते हैं, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई ये क्या है, ये रेशियो है, चलो यहां भी रेशियो बनाते हैं, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, वन इज इक्वल टू पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, एक तो हमको ये स्कूल कल्चर ने आदत डलवा दी, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, नहीं, इट्स अ कम्युनिकेशन। ये डेरिवेशन नहीं है, ये नेचर से हमारा कम्युनिकेशन है कि भाई पी बी एच के बीच में पाइथागोरस सर ने एक रिलेशन ढूंढा था, ट्रिग्नोमेट्री का ये रिलेशन आ गया है। अब क्योंकि ये रेशियो में है तो हम इस रिलेशन को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रेशियो में लिखते हैं, तो रेशियो ही मिलेंगे और वो रेशियो साइन कॉस टैन होंगे। तो उसी को हमने लिखा, वन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मैं हूं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच, मैं हूं कॉस थीटा। लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रकट हो गए। आप कुछ भी डिराइव नहीं करते हो, आप चीजें डिस्कवर करते हो, ये भी एक डिस्कवरी है। जो पता है उतने ज्ञान के साथ मैथमेटिक्स की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में, बायो की दुनिया में बात करो, वो आपको और ज्ञान देगा। नेचर आपको देने के लिए आया है, उसको बस मैथ्स की भाषा आती है, बस वो बोलता नहीं है, वो नंबर्स के जरिए दिखाएगा। तो आप देखो, आपको रिजल्ट और मिलेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मिल गया। अब हमने कहा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पिछली बार एच से डिवाइड किया था, चलो इस बार एक काम करते हैं, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर से क्यों? क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है इसलिए। तो 1 प्लस बी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कहा भाई बी अपॉन पी, यहां लिखा नहीं है लेकिन हम जानते हैं बी अपॉन पी टैन का उल्टा यानी कि कॉट थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी यानी कि साइन का उल्टा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। कमेंट में लिखकर बताना प्लीज, कितने लोग इन चीजों को रट्टा मार मार के याद करते थे। ठीक है, लेकिन आज ये जान के आपको यकीन हो रहा होगा ना, यार ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कितने लोगों ने इस चीज को याद किया था? ठीक है, 10th के बोर्ड में नंबर लाने के लिए कितनों ने इसको याद किया था? प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये भी मिल गया। अब ऑब्वियसली यहां मैं अगर b से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो b अपॉन बी 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा p अपॉन बी, p अपॉन बी एच अपॉन पी। p अपॉन बी क्या होता है आपके पास? p अपॉन बी, ये रहा tan स्क्वायर थीटा, h अपॉन बी यानी कि sec स्क्वायर थीटा। मिल गया मेरे को रीजन। ठीक है, यहां तक कि जब आप 11th में आपके लिए, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जो जब वीडियोस बन रही होंगी, ठीक है, तो उस वक्त मैं आपको ये दिखाऊंगा कि साइन a प्लस बी, एक तो भाई मेरी अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ दरख्वास्त है, हम लोग एजुकेशन की दुनिया में चीजों को इतना शो ऑफ करके प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई वो शो ऑफ हमारे लिए डेरिवेशंस बनते जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर बनते जा रहे हैं, और जिनके जवाब नहीं पता होते हैं, यू विल स्टडी इन हायर क्लास बनता जा रहा है। ऐसा मत करो भाई। ठीक है, साइन ए प्लस बी का 11th की बुक्स में जो डेरिवेशन दिया हुआ है हम उसी को घिस रहे हैं, अपना इनोवेशन, अपनी थिंकिंग रियलिटी के साथ उसको कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। बट इसके ऊपर सेपरेट वीडियो रहेगी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी दो लोग जो देख रहे हैं अपनी अपनी दिशा में, उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, मजा आएगा। इसलिए इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन पर हो तब तो आपको चीजें सीक्वेंस में पता चली रही हैं। हर रोज इन चीजों पर हम अपलोड्स करते जाएंगे। ठीक है, और आपको सही ज्ञान देना हमारा फर्ज है और वो हम देते जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज के लिए आएगा, अपने दोस्तों को लेकर आओ, राइट नॉलेज हमें स्प्रेड करनी है। ठीक है, सबको इससे जोड़ो, स्प्रेड करो, इन चीजों को शेयर करो। ठीक है, और शेयर करने के साथ भूलो भी कि भाई देख लेना। ठीक है, कई बार हम शेयर करते हैं तो लोग देखते नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि इस राइट डायरेक्शन के इस मिशन से लोग वंचित रह जाएं। लोगों को जोड़ने के लिए मैं इस माध्यम से, एप्लीकेशन और यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं, और आपको अपने जो आपका माध्यम है उसके थ्रू इस चीज को फैलाओ इसको। ठीक है, चलो
जबरदस्ती नहीं है, मन करेगा तभी करना, ठीक है। चलो, तो अब देखो तो भाई यहां पर हमें क्या समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन क्या है, इन चीजों के बीच में कनेक्शन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, ठीक है। इसको रियलिटी के साथ हमने जोड़ा और इसका कनेक्शन सीधा सीधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने जो कुछ भी सीखा ये 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन हमने इसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करके देखा। क्वेश्चन करना इस वीडियो के लिए हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ओरिजिन को समझना हमारी प्रायोरिटी है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स की है उसमें हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे भी हों जो इसको देख रहे होंगे कि सर वो तो हमारे सिलेबस से ही कट गया था, बट उसका सिलेबस से कटना हमको 11th-12th में नुकसान पैदा करेगा, तो क्या फायदा, ठीक है। तो हमें उसका कनेक्शन बिल्डअप करना है, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 ये वाला जो फॉर्मूला था आपका, ये कैसे आया, ठीक है। इसको कैसे डिस्कवर किया गया, डेरिवेशन नहीं, डिस्कवरी, नेचर से कैसे कम्युनिकेट किया मैथमेटिशियंस ने, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, पूरे एंटायर फिजिक्स के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी पर हम लोग इस चीज को यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही हम इसको स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स के पार्ट में रहेगा ये, और आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये उसमें रहेगा। और इसका कनेक्शन आपका 11th ग्रेड में फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के साथ है, तो उस कनेक्शन को भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहां पर होती है समाप्त, आसान सी चीज है। हालांकि इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट, अगर मैं कहूं वीडियो की लेंथ x मिनट की है तो उसमें से 40% कॉन्सेप्ट में गया, फिर 60% बातों में गया, बट यकीन मानो बच्चों वो बातें आपकी जिंदगी के साथ काफी हद तक जुड़ी हुई हैं और कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब तक आप रियलिटी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे, आप इस रियल दुनिया को फेस करने के लिए अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे। और ये रियल दुनिया में हम हमेशा एक रियलिटी को जानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ठीक है। जो फिट है ना, ठीक है, वो हमेशा ऐसे राह बनाएगा बाकियों के लिए कि वो अनफिट हो जाएं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये काम, हम खुद अपने देश का, कोई भी इंसान ना अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहता है, लेकिन हम उस नुकसान में फंस गए हैं, ठीक है। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे, जब वो यहां आए थे, उस वक्त की गलती को हम आज तक झेल रहे हैं। अब आप कहोगे सर हमारी एजुकेशन से उस चीज का क्या लेना देना। अंग्रेज लोग जो एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेज जब इंडिया आए थे और उन्होंने अपना साम्राज्य बसा लिया था, तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था। वो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए था। और उस जमाने में जब अंग्रेजों का शासन चला करता था, ठीक है, तो जो अंग्रेजों के लिए काम नहीं करता था उनको तो वो कोड़े बरसाते थे या धुतकार देते थे, बेइज्जत किया करते थे। लेकिन जो अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, तो वो जो काम करते थे तो उनको समाज में, ठीक है, उतनी डांट धुतकार नहीं मिलती थी, वो अपने प्रॉब्लम्स में सरकारी मदद लेके बच जाते थे, ठीक है। रियलिटी ऑफ सोसाइटी वाली बात हो गई, साइकोलॉजी को समझना होगा, जिसकी वजह से ना, एक तो उन्होंने कर भी 200 साल तक राज लिया कि भाई हम लोगों के डीएनए में वो हैबिट घुस गई, हम लोगों के लिए मतलब बन गया पढ़ाई लिखाई मतलब नौकरी करना और कुछ नहीं, ठीक है। और वो जो हैबिट है वही एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट किया था, ताकि भाई अब हम अपने देश से लोगों को बुला बुला के यहाँ काम तो नहीं करवा सकते ना, वो हमें खर्चीला पड़ेगा। यहीं के लोगों को इतना सिखाओ कि ये बस हमारे लिए काम कर सके। उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, नौकरी कल्चर डेवलप करा यहां पर, और एग्जैक्टली हम आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। निकलो बाहर। माना स्टार्टअप्स का बूम आ रखा है, लेकिन बात स्टार्टअप्स की नहीं है, बात यहां पर यह है क्वांटिटी की बात है। यहां पर अगर आज के टाइम पे 10 लोग इनोवेशन कर रहे हैं, 10 लोग कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, 10 लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, वही अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो ये 10 की संख्या बढ़कर 1000 होगी, और उसको देखकर कभी आगे चल के ये 10,000 होगी, 1,00,000 होगी। जितने ज्यादा लोग साक्षर बनेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा लोग इनोवेशन की तरफ बढ़ेंगे, उतना हमारा देश मजबूत होगा। और अब वक्त आ गया है कि इस चीज को हमें ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, ठीक है। आज से शुरू करेंगे तो आज से 5 साल में जरूर चेंज आएगा, ठीक है। राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ना ही हमारा सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, वरना 99.99% लोग अपने साइंस के ड्रीम्स को वैसे ही तोड़ रहे हैं, हर साल वही तोड़ते रहेंगे, ठीक है, खत्म होता रहेगा। हम कुछ बनाएंगे ही नहीं, दुनिया बना बना के हमको बेचती रहेगी, हमारा पैसा वहां जाएगा, हम गरीब होते रहेंगे, ठीक है। जिंदगी भर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रियों को ब्रांडेड ब्रांडेड बोल के जिंदगी भर ईएमआई पे पैसा चुकाते रहेंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। अपने देश का प्रोडक्ट बनाओ, अपने देश का ब्रांड बनाओ, अपने देश को आगे लेके जाओ। इसलिए सही ज्ञान लो, बेस एजुकेशन ही है। आगे चल के आप जो करोगे वो आपके एजुकेशन से ही डिपेंड करेगा कि आपने अपने आप को कैसे एजुकेट किया है, ठीक है। लंबी हो गई वीडियो, अगेन माफी चाहता हूं, सॉरी, लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।